नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 5 जुलाई 2021 के इस दूसरे सत्र में प्रथम सत्र में हमने जो मिल्क प्राइस राइज हो रहा है आज देश में और उसके क्या रिपरकशंस है उसके बारे में देखा। साथ ही में दूध क्षेत्र को भी बहुत ही नज़दीक से जानने का प्रयास किया, उसका विश्लेषण किया। आज इस दूसरे सत्र में जो हमारा पड़ोसी है और जो हमारा प्रथम कक्षा का दुश्मन भी माना जाता है आजकल, चाइना, वहाँ की जो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, एकमात्र राजकीय पक्ष है, उसने 100 वर्ष पूरे कर लिए, तो उसका यहाँ लेखा जोखा लेकर आज हम लोग बात करेंगे। वैसे आज का जो इस सत्र का जो आधारभूत लेख है वो अपने आप में संपादकीय लेख नहीं है, मगर बहुत ही अच्छा लेख यहाँ छपा है, प्लस काफ़ी सारी माहितियाँ हैं जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे तो इस विषय के ऊपर हम लोग कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेगमेंट के तहत भी चर्चा कर सकते थे, मगर यहाँ परीक्षा दृष्टि से भी कुछ आंकड़े ऐसे ज़रूरी है, कुछ ऐसी बातें ज़रूरी है जो हमें जाननी होती है। तो यहाँ इसलिए एडिट के इस सेगमेंट के तहत हम लोग इस पूरी जो है पूरा जो समारोह था या उसका जो आयोजन था उसको आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कैसे आगे बढ़ी, कैसे उसने 100 वर्ष खत्म किए, उसकी बात करेंगे। कुछ एक सीमा चिन्ह रूप घटनाएं हैं उसका भी यहाँ जिक्र हम लोग करते चलेंगे। एज यू कैन सी द टाइटल, सीपीसी टर्न्स 100, चाइना सेलिब्रेट्स। यस, बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से चीन ने यह समारोह जो है वो जो है मनाया है, या ये एक प्रकार से जो सालगिरह थी, जो 100वीं सालगिरह थी, उसको मनाया है। साथ ही में अगर ऑन द अदर साइड देखें कवर, तो आपको जो प्रथम कवर है जो कि अपर साइड का है इमेज, उसे देखकर आपको लगेगा कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, बहुत ही भव्य। और नीचे जो कि चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके द्वारा राष्ट्र संबोधन भी दिया गया था। काफ़ी सारी चीज़ों का उसने जिक्र किया। हालांकि वो भी एक चर्चा का मुद्दा है, कौन कौन सी भावी चीन की नीतियां रहेंगी, कौन कौन सी नीतियों के ऊपर चीन जो है वो आगे चलेगा, आगे बढ़ा होगा। मगर आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करें, इस पर्टिकुलर उपाख्यान या लेक्चर की बात करें, तो हम लोग मात्र और मात्र सीपीसी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी यात्रा देखेंगे। और उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी है, स्वाभाविक है, 100 वर्ष की यात्रा है तो उतार चढ़ाव होने ही है, तो उनको भी यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। अगर डिजिटल रेप्लिका की बात करें तो यह पूरा का पूरा रिपोर्ट है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। तो आज की यह जो पूरी चर्चा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आधारित है। प्लस अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें इसका, तो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हम लोग इसे जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लस यहाँ ये भी एक अध्ययन का मुद्दा बनता है कि सीपीसी के 100 वर्ष और भारत, ठीक है, या भावी भारत व चीन की रणनीति, ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ मात्र और मात्र आज इस उपाख्यान, इस लेक्चर के तहत सीपीसी की यात्रा के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण नेता है उनका भी हम लोग यहाँ जिक्र करते चलेंगे। तो ये पूरी डिजिटल रेप्लिका है एंड द होल टॉपिक रिलेट्स विथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। प्लस वैसे तो जैसे आपको मालूम है कि एडिट के इस सेगमेंट के तहत हम लोग 3 सिग्नेचर चरणों में या 3 मुख्य चरणों में बात करते हैं। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात होती है उसमें, फिर महत्वपूर्ण बातें देखते हैं और फिर बाद में संशोधित तत्वों की बात होती है। मगर यहाँ इस लेख का स्वभाव थोड़ा सा भिन्न है, तो हम लोग यहाँ उस मोडस ऑपरेंडी से नहीं चलेंगे, मगर मैंने आपके लिए इस लेक्चर का एजेंडा तैयार करके रखा है। इस डिस्कशन के लिए हम लोग 4 बिंदु का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सबसे प्रथम रहेगा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद टाइमलाइन ऑफ सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करेंगे, फिर बाद में जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइना का क्या हाल है राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, यानी कि जब 1949 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, उनकी स्थापना हुई, तो तब से आज दिन का लेखा जोखा, और बाद में वेयर चाइना लीड्स, कि कहाँ चाइना नंबर 1 की पोजीशन पे है और कहाँ चाइना एकदम पीछे है। यह सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो मात्र 2 बिंदु देखने हैं इंट्रोडक्शन में, मात्र 2 ही बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु वो है कि माओ जेडोंग, जो कि एक पावरफुल नेता रहा चीन का, उनके बाद जो सबसे कोई पावरफुल रहा है तो वो है आज के वर्तमान चीन के प्रमुख शी जिनपिंग।
शी जिनपिंग। अन्यथा कोई ऐसे पावरफुल नेता नहीं है जो माओ का स्थान ले सके, मगर शी जिनपिंग माओ का स्थान लेने में कामयाब होते दिख रहे हैं और आगे भी शी के लिए बहुत ही काफ़ी समय भी बचा है। और दूसरा बिंदु कहता है कि जो सीपीसी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी with approximate 90 मिलियन प्लस मेंबर्स। ठीक है, एक ही सीपीसी से बड़ी पार्टी है, वो भारतीय है और उसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से या संक्षिप्त में बीजेपी के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में क्लेम करते हैं कि उनके जो सदस्य है उनका आंक 180 मिलियन है, यानी कि लगभग 2 गुना। तो इस हिसाब की जो है आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीपीसी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजकीय पक्ष है या सबसे बड़ा राजकीय पक्ष है। फिर एक एक चीज को देखेंगे, टाइमलाइन की बात करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे बात, फिर जीडीपी देखेंगे, फिर बाद में वेयर चाइना लीड्स एंड वेयर इट फेल्स को देखेंगे। देखिए, अब टाइमलाइन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हमें देखनी है, जो मैंने आपके लिए यहाँ एक टेबल के रूप में तैयार किया है। देखिए, प्रथम नज़र में यह चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिख सकती है, मगर एज वी गो थ्रू थिंग्स विल गेट क्लियर। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग इन चीज़ों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ जो लिखित चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आएगी और यह जो पूरी स्क्रीन है वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ कुछ बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम 1921 बॉर्न इन संघाई, फिर बाद में 1934 लॉन्ग मार्च, फिर बाद में 1949 रेड स्टार ओवर चाइना, फिर बाद में 1958 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फिर उसके बाद 1966 कल्चरल रिवॉल्यूशन, फिर बाद में 1980 चाइना ओपन्स अप एंड आफ्टर दैट 2013 यानी कि क्षी का यह समय। इस समय के अधीन हम लोग आज खड़े हैं। एक एक बिंदु में हमें 4 उप बिंदु देखने हैं जो कि हमें पूरी कहानी के बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे, सीपीसी की पूरी कहानी के बारे में। देखिए, शुरू करेंगे सबसे प्रथम 1921 बॉर्न इन संघाई से। देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह सारी चीज़ों को समझने से जो है समझनी शुरू करने से पहले, कि हम लोग यहाँ फैक्चुअल माहिती में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ एक ट्रेंड को देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कुछ आंकड़े, कुछ तारीखें यहाँ छूट जाए जो आपको विकिपीडिया में भी मिल सकती है, जो आपको गूगल बहुत ही आसानी से बता सकता है। तो मेरी यहाँ यही कोशिश रहेगी कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करें, नहीं कि फैक्चुअल माहिती को, जो अपने आप में गूगल के जरिए आज आसानी से मिल जाती है। तो ये मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अन्यथा आज काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर ऐसे लेक्चर्स चलते हैं और इनमें मात्र और मात्र फैक्चुअल माहिती ही होती है, अन्य कोई बातें नहीं होती। मात्र और मात्र तथ्यात्मक माहितियों के सहारे ही वे आपको समझने का प्रयास करते हैं। मगर मेरा यहाँ जो प्राइमरी फोकस है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो अलग है, वो भिन्न है। तो इसके तहत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीपीसी की पहली मीटिंग कब मिली थी, उसको लेकर क्या दलीलें हैं, क्या थियरीज है, उन सारी चीज़ों में हम लोग आज उलझना नहीं पसंद करेंगे। मगर कैसे यह पूरे पक्ष का उदय हुआ, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल डेट, उसको हम लोग यहाँ अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे 1921 बॉर्न इन संघाई। देखिए, यह पार्टी का जन्म संघाई में हुआ था, क्योंकि सबसे प्रथम जो तय किया गया कि हम लोग यह एक कम्युनिस्ट पार्टी की रचना करेंगे, या कम्युनिज्म का जो उदय है वो अपने आप में संघाई से ही हमें देखने को मिलता है। हुआ ये है कि तब किंग डायनेस्टी चल रही थी, जो आखिरी डायनेस्टी है चीन के इतिहास में। फिर उनके सामने एक मिलिट्री रिवोल्ट खड़ा हो गया, जो कि 1912 का था, मिलिट्री रिवोल्ट, विच एक्चुअली एंडेड एम्पायर ऑफ किंग, यानी कि किंग राजवंश के राज्य का अंत मिलिट्री रिवोल्ट ऑफ 1911 से आया, विच क्रिएटेड रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि प्रजासत्ताक चीन। सीपीसी फॉर्म्ड बाय रशियन रिवॉल्यूशन, यस। प्लस रशिया में भी तब कम्युनिज्म चल रहा था, रशियन क्रांति देखी, तो वहाँ से प्रेरणा लेकर यहाँ चीन में कम्युनिज्म की स्थापना हुई, जिसके तहत सीपीसी का गठन किया गया। हालांकि
रशियन रिवॉल्यूशन में और चाइनीज रिवॉल्यूशन में या दोनों के कम्युनिज्म में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। फर्क बुनियादी है और वो ये है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा किया गया था, उनके द्वारा जन्मा हुआ था। वहीं जो चाइनीज कम्युनिज्म है वो अपने आप में कृषकों का कम्युनिज्म है, कृषकों का साम्यवाद है। तो ये दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। एक्चुअली देयर आर मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बट दिस वन इज फंडामेंटल। फिर उसके बाद 1934 लॉन्ग मार्च। धीरे धीरे माओ जेडोंग नाम के व्यक्ति धीरे धीरे राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें वे हिस्सा लेने लगे। उन्होंने लॉन्ग मार्च छेड़ दी, जिसके तहत जो नेशनलिस्ट पार्टी थी कोमतियांग, उनको चुनौती देना शुरू किया माओ जेडोंग ने, और आगे चलकर वे काफ़ी हद तक सफल भी हुए। कोमतियांग जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो खत्म हो गई और वहाँ कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पक्ष की सरकार स्थापी गई। अगेंस्ट क्योमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी दे मार्च्ड। माओ जेडोंग अपनी लाल सेना लेकर यानी कि रेड आर्मी लेकर, कम्युनिस्ट का ध्वज लेकर वे मार्च करने लगे। तब सरकार थी नेशनलिस्ट, उनके खिलाफ मार्च करने लगे। तो जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी उनके ट्रूप्स भी रिटेलिएट करने लगे। उनके ट्रूप्स ने प्रहार किया, प्रतिप्रहार किया, जिसके तहत लाल आर्मी जो थी माओ जेडोंग के नेतृत्व के नीचे, उनको लगभग 9,000 किलोमीटर तक अंदर पुश किया गया। ठीक है। सो दिस फिनोमिना केम टू बी नोन एज लॉन्ग मार्च ऑफ 1934। तो यहाँ से धीरे धीरे अब माओ जेडोंग चाइनीज लोगों के मन में बसने लगे। चीनी लोग उनमें एक मसीहा, एक नेता देखने लगे। फिर उसके बाद 1949 रेड स्टार ओवर चाइना। यस, वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय था। जापानीज ऑक्यूपेशन भी अपने पीक के ऊपर था। ठीक है। तो इसके तहत नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए चीन में। दोनों ने साथ में मिलकर एक रणनीति बनाने का फैसला किया, जिसके तहत वर्ल्ड वॉर सेकंड को खत्म करने की बात की और जापानीज ऑक्यूपेशन, जापानीज एग्रेशन को भी खत्म करने की बात की। मगर जैसे ही जापान को खत्म किया, जापान को हराया, तो दोनों में जो दोनों मिले थे उन दोनों में ही आपस में गृह युद्ध छिड़ गया, विच मीन्स सिविल वॉर स्टार्टेड इन चाइना बिटवीन nationalist and communist. But unfortunately nationalist were defeated. कम्युनिस्ट लोगों ने जो है उनके ऊपर जीत हासिल कर ली और उनको वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। Meanwhile, वही साल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज फॉर्म्ड, या फाउंड भी कर सकते हैं। पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना था 1911-12 में, किंग जो एम्पायर है उसके खात्मे के बाद। फिर फ्रॉम 1911 to 1949 it was Republic of China, but right from 1949 till date it is People's Republic of China, यानी कि यहाँ कम्युनिज्म का जो पलड़ा है वो आज भारी है। तो यहाँ से 1949 से उसकी स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट लोग जीत गए और जो नेशनलिस्ट है, जिनको खदेड़ा गया, जिनको भगाया गया, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर ताइवान आ गए। वहाँ उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की। फिर उसके बाद 1958, ये भी एक अच्छा माइलस्टोन है सीपीसी की यात्रा में, जो कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करता है। यानी कि यह एक प्रकार की आर्थिक नीति है जिसके तहत वहाँ के तब के नेतृत्व ने ऐसा तय किया कि जो चीन का जो अर्थतंत्र है या चीन की जो इकोनॉमी है, जो आज एग्रीरियन है यानी कि कृषि प्रधान है, उसे कृषि प्रधानी में से बाहर निकाल के औद्योगिक प्रधान करनी है, यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्री बनानी है, इंडस्ट्रियल पूरी जो इकोनॉमी है उसे बनानी है। परिणाम ये हुआ कि फेमिन आ गया, अकाल आ गया। लोग जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम था। देयर वाज नो स्टॉक, विच एक्चुअली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ओवर 30 मिलियन, यानी कि 30 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु वहाँ हो गई। और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो पॉलिसी है, इट वाज एक्चुअली ऑफ माओ जेडोंग। इट वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग। वो चाइना को कृषक प्रधान से उद्योग प्रधान बनाना चाहते थे,
जिसके तहत यह पॉलिसी लाई गई थी। और इंडस्ट्रियल जो सेटअप को बहुत ही प्रोत्साहन भी इस समय में दिया गया था, और वहीं एग्रीकल्चर को इतना ही सप्रेस किया गया। फिर उसके बाद 1966 कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये इसका टेक्निकल नाम है, मगर हमें समझना ये है कि इस पर्टिकुलर सांस्कृतिक क्रांति के तहत चीनी जो नेतृत्व थे या था तब का, वो उनका उद्देश्य जो था वो बहुत ही खराब था। वे अपने आप में चीन के पास्ट को भूले देना चाहते थे, इंक्लूडिंग कन्फ्यूशियस एंड हिज प्रीचिंग्स। ठीक है, तो अपने आप में जो पास्ट में जो घटनाएं हुई उनको स्वीप करना चाहते थे। दे इंटेंडेड टू स्वीप द एक्टिविटीज विच हैपेंड बिफोर, इंक्लूडिंग कन्फ्यूशियस एंड हिज प्रीचिंग्स या हिज रिलीजियन। ठीक है, इट वॉज अ वायलेंट प्रोसेस। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, जिन्होंने जो विरोध दर्शाया उनको मारा गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह यहाँ कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, और आगे की जो विरासत थी उनको भुलाने का प्रयास यहाँ चीनी नेताओं के द्वारा हुआ, और वही अपने आप में मसीहा बनना चाहते थे पूरे देश का। फिर 1980 में देन शियोपिंग सक्सीडेड माओ। माओ के बाद जो उत्तराधिकारी थे वे थे डेन जियोपिंग। ये दरअसल माओ से विरुद्ध थे। इन्होंने पूरे चीन को माओइज्म से दूर करना शुरू किया। जो माओ ने बात कही थी उनके विरुद्ध बात करनी शुरू की, जो माओ ने नीति दी थी उनके विरुद्ध की नीति अमल करनी शुरू की। He started to open up China. He started to open up Chinese economy. He started to loosening government controls over the economy. जिन जिन चीज के ऊपर माओ ने भार दिया था उन चीजों को यहाँ डेन जियोपिंग ने बहुत ही जो है लाइटली लिया, बहुत ही लिबरली लिया। He steered China away from Maoism, began process of loosening government controls and opening up of China, जिसका जिक्र मैंने किया। प्लस जो एक ब्लॉट समान घटना है चीन के इतिहास में या सीपीसी के इतिहास में, वो है टियानमेन स्क्वायर की घटना। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों को यहाँ डेन जियोपिंग के आदेश के ऊपर चीनी सेना ने मार गिराया था। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक ब्लॉट जो है माइलस्टोन कह सकते हैं चीन के इतिहास में या सीपीसी के इतिहास में। प्लस इस वारदात में चीन तो मात्र और मात्र 200 मृत्यु ही क्लेम कर रहा है, मगर इनसाइड रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2500 से 3000 तक मौतें यहाँ हुई थी, ऐसा माना जाता है। और आखिरी में जो आखिरी बिंदु है सीपीसी के इस यात्रा में, वो है शी मॉडर्न डे माओ। क्योंकि जैसे शुरुआत में हमने बताया कि माओ जेडोंग चीन का या कम्युनिस्ट पार्टी का एक पावरफुल नेता था। उसके बाद जो कोई पावरफुल है उतना माओ जितना, तो वो है आज के वर्तमान चीन के राष्ट्र प्रमुख, जिनका नाम है शी जिनपिंग, जो कि अपने आप में बहुत ही जो है एक विशिष्ट पर्सनालिटी है, एक विशिष्ट जो है व्यक्ति है, और अच्छी बातों और बुरी बातों दोनों के साथ वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, मोस्ट पावरफुल लीडर आफ्टर माओ। देखिए 4 बिंदु इसमें देखने हैं। सबसे प्रथम, इन्होंने जब से सत्ता संभाली तब से पहले तो बिगेस्ट पर्ज कर दिया, जो चीन के इतिहास में नहीं हुआ था। जब आके सत्ता के ऊपर आके उन्होंने जब देखा कि चीन में करप्शन जो है वो बहुत ही है, तो उन्होंने सबसे प्रथम एंटी करप्शन ड्राइव शुरू की, जिसके तहत तकरीबन 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन किया गया। उनको कहा गया कि भ्रष्टाचार जो है वो राष्ट्र के हित में नहीं है, आपको राष्ट्र के हित में काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेड डिसिप्लिन। फिर तकरीबन 200 से अधिक मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर को निकाल दिया गया, जिनके ऊपर चार्ज लगे थे, और जिनके ऊपर कुछ सीरियस चार्जेस थे उनको जेल कर दी। दे सेंट टू इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट बिगेस्ट पर्ज इन द चाइनीज हिस्ट्री विच वाज एक्चुअली टेकन बाय शी जिनपिंग इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द पावर। फिर उसके बाद बेल्ट रोड एंड वर्ल्ड इनिशिएटिव। यस, ही इज आर्किटेक्ट ऑफ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट।
जिसके तहत चीन पूरे विश्व में पहुंचना चाहता है बाय रोड, बाय रेल। ठीक है, तो आपातकालीन समय में जहां से वो आज अपनी कोमोडिटीज पहुंचा रहा है विश्व के बाजार में, वहीं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वही रूट से वो अपने हथियार भी, अपने सैनिक भी पहुंचा सकता है। तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, जिनका आर्किटेक्ट अपने आप में शी जिनपिंग है। फिर उसके बाद नो रिगार्ड्स फॉर राइट्स। काफी समय से हमने देखा है कि समाचार पत्रों में भी उइगर मुसलमान, कजाक मुसलमान को लेकर बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन जो है वो उनके ऊपर जो है उनका शोषण हो रहा है चीन में, या उनको यातनाएं, प्रताड़नाएं, पीड़ाएं दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ शी जिनपिंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ही इज द वन हु इज प्लानिंग फॉर मर्सीलेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, यही अपने आप में शी जिनपिंग का ही दिमाग है इनको खत्म करने के लिए, या इनके जो मूलभूत अधिकार है उनको वापस लेने के लिए। और आखिरी में जो चौथा बिंदु है वो कहता है कि स्ट्रॉन्गर आफ्टर कोविड। यस, ये सारी दुनिया ने देखा कि कोरोना का जो वायरस है वो चीन से आया, मगर जो लीस्ट अफेक्टेड कंट्री है पूरे विश्व में वही अपने आप में चीन है। चीन में व्यापार बढ़ा 2020 में, चीन में एफडीआई बढ़ा, चीन का एक्सपोर्ट्स बढ़ा, और आगे के 5 वर्ष में चीन जो है वो यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक करने वाला है, ऐसी भी संभावना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना जो है वो कोविड के बाद ज़्यादा स्ट्रोंगर बन गया है। तो यही सारी थी पूरी टाइमलाइन जो कि हमने देखी। 5-7 बिंदु है जो सीमा चिन्ह रूप है, जिनको हमें देखना है। हमने शुरुआत से ही जो है, जब से पार्टी की स्थापना हुई 1921 से, तब से यह सारी चीज़ों को देखने की शुरुआत की। फिर बाद में लॉन्ग मार्च देखी 1934 की, फिर उसके बाद 1949 की रेड स्टार जो है, रेड स्टार ऑन चाइना देखा, कैसे ताइवान का जन्म हुआ। फिर 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड देखी, जो कि एक अपने आप में आर्थिक नीति थी, भले ही वो असफल साबित हुई मगर ये एक अच्छी आर्थिक नीति थी। फिर उसके बाद हमने कल्चरल रिवोल्यूशन देखा। कल्चरल रिवोल्यूशन के बाद कैसे चाइना ओपन अप हुई, और ओपन अप होने के समय यानी कि 1980s के तहत भारत और चीन की जो जीडीपी थी वो लगभग समान थी, मगर एक्सेलरेट इतनी जो है अच्छी तरीके से किया पूरी प्रोसेस को चीन ने, कि आज चीन नंबर 2 हो गया है और भारत जो है वो पूरी सूची में कहीं नहीं है। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो सो द रिगेन ऑफ मॉडर्न डे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और इसमें भी कुछ उप मुद्दे जो थे हमें देखने थे वो भी हमने देखा। तो ये पूरी कहानी है सीपीसी की इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। अब आगे देखें तो हमें देखना है जीडीपी, कि जीडीपी में चीन का क्या हाल रहा। तो देखिए, यहाँ जो जीडीपी है वो ओवरऑल जीडीपी की बात करता है, और जो नेता है उनके समय क्या इजाफा हुआ उसकी बात करता यह चित्र है। देखिए, सबसे प्रथम माओ जेडोंग एरा, फिर उसके बाद देन जियोपिंग एरा, एंड आफ्टर दैट शी जिनपिंग एरा। तो देखिए, माओ जेडोंग के एरा में यानी कि 1960 से 1975 तक 60 बिलियन से वे ले गए 154 बिलियन तक। फिर उसके बाद देन जियोपिंग आए, जो 175 बिलियन डॉलर की जो जीडीपी है उसको लेकर गए 7,552 बिलियन डॉलर तक। और उसके बाद जो हमारे शी जिनपिंग है जो वर्तमान है, वे 8532 बिलियन डॉलर से चीन की इकोनॉमी को या चीन के जीडीपी को लेकर गए 14,280 बिलियन डॉलर तक, यानी कि नंबर 2। अमेरिका जो है उसकी 23 बिलियन है, वहीं आज चीन की 14 बिलियन तो ऑलरेडी हो गई है, 14,000 बिलियन। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। तो इस तरीके से यह ट्रेंड रहा चीन की इकोनॉमी का। माओ जेडोंग के एरा में 60 to 154 बिलियन, देन जिनपिंग के एरा में 180 to 7,552 बिलियन, एंड in the region of Z it went from 8,532 billion dollars to 14,280 billion dollars. So this is the trend of GDP. फिर उसके बाद देखें तो
देखिए पर कैपिटा की बात करें, ये तो हमने ओवरऑल जीडीपी देखी, मगर अगर पर कैपिटा की बात करें यानी कि प्रति व्यक्ति, तो भी चीन की जो है वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। 1960 से 75 तक इट वेंट अप फ्रॉम 90 टू $165। फिर उसके बाद 1980 से 2010 की बात करें तो 1980 में इट वाज 185, बट इट टुक लिप एंड इट वेंट टू 560 आई मीन $5,618 यानी कि $5,618। एंड फ्रॉम 2012 to 2018 it increased approximately $4,000 from 6,317 to $10,217 पर कैपिटा। ठीक है, तो चाहे ओवरऑल जीडीपी हो चाहे पर कैपिटा की दृष्टि से हो, चीन ने अपने आप में बहुत ही अच्छी वृद्धि देखी है इतने सालों में, और बहुत ही तेजी से वो आगे बढ़ा है सीपीसी के ही इस कार्यकाल के तहत। क्योंकि वहाँ तो एक ही पार्टी है पूरे चीन में, सीपीसी ही है, तो उनके कार्यकाल के तहत ही ये सारी चीज़ें हुई है। प्लस यहाँ एक और हमारे पास फोटोग्राफ है, ग्राफ है, जो हमें टोटल पॉपुलेशन दर्शाता है और साथ ही में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दर्शाता है। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी बड़ी, 554 मिलियन से बढ़कर हो गई आज 1.4 बिलियन। 554 मिलियन से इट बिकेम 1.4 बिलियन। ठीक है, सो दिस इज द इंक्रीज, और ये बात है 68 ईयर्स की। 1950 टू 218, 68 ईयर्स की बात है। काफ़ी सारी वृद्धि हमें यहाँ देखने को मिली है। एंड ऑन द अदर साइड अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वही 1950-55 से 2015-20 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इंक्रीज्ड। इट वॉज a mere 43.8 years in 1950-55, but it hiked to 76.6 years in 2015-2020। ठीक है, तो ये चीन की अचीवमेंट्स है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डिफेंस हो। ठीक है, सारे क्षेत्रों में चीन जो है वो बहुत ही आगे तेजी से बढ़ रहा है, ये उसकी कुछ झांकी थी। अब आगे देखें तो आज का आखिरी मुद्दा है जिसके तहत हमें चीन का लेखा जोखा देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सी चीज़ों में चीन नंबर 1 है, अव्वल है, और कौन कौन से क्षेत्रों में चीन का प्रदर्शन बेहद खराब है। एक फोटोग्राफ है जिसको मैं थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करूंगा ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। देखिए सबसे प्रथम हम लोग देखेंगे कि कहाँ चीन जो है वो आगे है, वेयर चीन या चाइना लीड्स। प्रथम बिंदु 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, नंबर 1 ग्लोबली, यस। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट द ओनली कॉम्पिटिटर टू चाइना इज इंडिया। ठीक है, अन्यथा सारे देश जो है उनकी आबादी बहुत ही कम है। प्लस $2.6 ट्रिलियन इन एनुअल एक्सपोर्ट्स, नंबर 1, यस, एनुअल एक्सपोर्ट्स नंबर 1 by defeating America as well. $252 billion in annually military spending, number 2. They are spending very much in a military. Number 2 है, नंबर 1 है यूएसए, मगर कुछ एक सालों में यूएसए को डिफेंस स्पेंडिंग में भी चीन जो है वो ओवरटेक करने वाला है। फिर बाद में 449 मिलियन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस, नंबर 1, यस। पूरे विश्व में इतने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस कहीं भी नहीं है जो चीन में है। 1.8 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शंस, वो भी नंबर 1, 1.8 बिलियन। 20.2 मिलियन एनुअल कार सेल्स, वो भी नंबर 1, 20.2 मिलियन एनुअल कार सेल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ चीन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 154.6 मिलियन एनुअल इंटरनेशनल टूरिस्ट डिपार्चर्स, कि चाइना के लोग जो है वो बाहर जाते हैं। 659.6 मिलियन एयर पैसेंजर्स कैरिड, यस, ये नंबर 2 है। और नजदीक के भविष्य में ही जहां जहां नंबर 2 आपको दिखेगा वहां नंबर 3 होने की संभावना 100% है। 771.3 मिलियन लेबर फोर्स, नंबर 1। 26 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल्स इन 2016, नंबर 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां चीन अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। मगर वहीं देयर आर सम सेगमेंट्स टू where China is not actually doing well. देखेंगे सबसे प्रथम 10 out of 100 इंटरनेट फ्रीडम स्कोर,
वर्स्ट रैंक 10 आउट ऑफ 100 इंटरनेट फ्रीडम स्कोर। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है मगर इंटरनेट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है, अपना वहाँ सोशल मीडिया है जो वहीं तक सीमित है, उनको वही यूज़ करना पड़ता है, सरकारी रेगुलेशन है इंटरनेट के यूसेज के ऊपर। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन नंबर 1 विश्व में होने के बावजूद भी चीन का जो इंटरनेट फ्रीडम स्कोर है वो बहुत ही कम है। उसके बाद 0.761 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, वो भी नंबर 85 के ऊपर, यानी कि जो HDI के जो परिमाण है उसके ऊपर भी खरा उतरता चीन नजर नहीं आ रहा है। देयर इज अ वेरी बिग डिवाइड इन चाइना's पॉपुलेशन, वेरी बिग डिवाइड, ठीक है, अमीर और गरीबों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर वहाँ चीन में हमें देखने को मिलता है, इनफैक्ट भारत से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद 12.5 मिलियन किलो टन्स ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस नंबर 1। यस, ग्रीन हाउस एमिशन में नंबर 1 है क्योंकि अपने आप में इंडस्ट्रियल राष्ट्र है, अपने आप में अपनी GDP को बढ़ाने के लिए कार्यरत रहता है, तो वो एनवायरनमेंट की परवाह नहीं करेगा, वो मात्र और मात्र अपने प्रोडक्शन पर ही फोकस करेगा, विच इज रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एमिशन फ्रॉम ए नेशन। फिर उसके बाद नंबर 1 इन डेथ पेनल्टीज, तो द एग्जैक्ट फिगर्स आर अननोन। यस, डेथ पेनल्टीज देने में भी नंबर 1 है चीन, इतने लोगों को डेथ पेनल्टी देता है। वैसे भारत में तो डेथ पेनल्टी बहुत ही रेयर मिलती है और उसमें भी पिछले 3 दशकों में तो बहुत ही रेयर घटना हो गई है, मगर चीन में ये चीज़ें यथावत चल रही है और जो है बड़े वॉल्यूम से चल रही है। द बॉटम 50% ऑफ चाइना's population earned just 14.4% of the national pre-tax income in 2019 compared with 25.2 in 1978। यस, तो यहाँ भी जो है हमें इजाफा देखने को मिलता है एंड यही बात डिवाइड को, जो डिवाइड चीन के पॉपुलेशन में है उसे यहाँ दर्शाती है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पूरी टाइमलाइन देखने का प्रयास किया, उनकी GDP अलग अलग नेताओं के समय वो पर कैपिटा के दृष्टि से देखने का प्रयास किया, साथ ही में हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी और कैसे चीन की पॉपुलेशन बहुत ही कम से बहुत ही ज़्यादा तक बढ़ी, और आखिरी में हमने यह एक जो है एक टेबल देखा जिसके तहत चाइना कहाँ कहाँ जो है अच्छा नेतृत्व कर रहा है और कहाँ उसका प्रदर्शन खराब है, उसका भी एक विचार या आइडिया लेने का प्रयास किया। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन संपादकीय लेखक के संशोधन व विश्लेषण के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। जय हिंद।